नमस्कार। 14 जुलाई 2026 को जो है वो कॉमर्स टीचर का पेपर जो है वो कंडक्ट HPRC के द्वारा करवाया गया था। अब देखिए, ये जो 14 जुलाई 2026 को कॉमर्स टीचर का पेपर हुआ था, इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे और थोड़ा रिलेट करने की कोशिश भी करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन हिली रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, की हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने में एक प्रमुख चुनौती क्या है। अब देखिए, रोजगार के अवसर यहाँ पर बढ़ाने में प्रमुख चुनौती क्या हो सकती है कि सरकारी विभागों में अतिरिक्त रिक्तियां, कि एडिशनल वैकेंसीज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लो जॉब क्रिएशन डिस्पाइट हाई लिटरेसी रेट, या फिर लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यू टू डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स, या फिर एक्सेसिव अर्बन कंजेशन इन मेजर हिल टाउन्स, की प्रमुख पहाड़ी शहरों में अत्यधिक शहरी भीड़ भाड़। देखिए, मेजर चैलेंजेस जो हमारे यहाँ पर आते हैं ना, सरकार, देखो पहली बात तो ये है ना कि सरकारी विभागों में अतिरिक्त रिक्तियाँ तो हैं नहीं, है ना, एडिशनल वैकेंसीज तो नहीं है। अब जो वैकेंसीज है उनको भी भर देंगे तब भी एनफ हो जाएगा, तो पहली ऑप्शन गलत है। लो जॉब क्रिएशन डिस्पाइट हाई लिटरेसी रेट, ये भी गलत है। अब देखिए, बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो पाती क्योंकि माउंटेनियस टेरेन्स हैं यहाँ पर, दुर्गम शैल प्रदेश जो है ये है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट जो है वो थोड़ी कम है। ठीक है जी, तो ये इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम कर लेते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश में जो यूथ 15 से 29 साल के बीच में है, 15 टू 29 ईयर्स के बीच में है, अगर हम उनमें ही बात करते हैं कि वो ऐसे कितने परसेंट यूथ हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो 16.3%। 16.3% जो है ये जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है हिमाचल में 15 से 29 ईयर्स के बीच की, वो 16.3% है। अगर हम नेशनल एवरेज में देखेंगे तो जो पूरे इंडिया की एवरेज आती है वो 10.2% आती है। तो वो हिमाचल प्रदेश की इंडिया की एवरेज से जो है वो ज़्यादा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर रेट है। ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन हिमाचल प्रदेश इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू टेम्परेट फ्रूट्स एंड सिग्निफिकेंटली बूस्ट रूरल इनकम अक्रॉस हिली रीजन्स, की हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि उच्च मूल्य वाले समशीतोष्ण फलों की खेती से सबसे अधिक जुड़ी हुई है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण आय को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाती है। अगर देखिए, हम बात करते हैं कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी है जो ज़्यादा एसोसिएट करती है कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू टेम्परेट फ्रूट्स, ठीक है, जो हिमाचल की इनकम को भी जो है वो बढ़ाती है। तो पहले बोलते हैं नोमैडिक पेस्टोरल, जो लाइफ स्टॉक रियरिंग है, घुमंतु पशुपालन है, ये तो गलत हो जाएगा। कमर्शियल हॉर्टिकल्चर फार्मिंग, की जो व्यावसायिक बागवानी है क्या वो है, या फिर यहाँ पर बोलते हैं एक्सटेंसिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर, की विस्तृत निर्वाह कृषि, ये भी गलत है। इंटेंसिव प्लांटेशन फॉरेस्ट्री, ये भी गलत है। तो कमर्शियल हॉर्टिकल्चर फार्मिंग जो है ऑप्शन बी सही आंसर है। जो कमर्शियल हॉर्टिकल्चर फार्मिंग है वो क्लोजली एसोसिएट करती है कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू टेम्परेट फ्रूट्स एंड सिग्निफिकेंटली बूस्ट द रूरल इनकम, जो रूरल इनकम को जो है ये बूस्ट भी जो है वो करती है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली मैचेस एन एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो है वो सब डिवीजन दिए गए हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर सुजानपुर दिया गया है। आप जानते हैं कि सुजानपुर जो है वो कांगड़ा में आता है, सुजानपुर जो है वो कांगड़ा में नहीं आता, आप जानते हैं। सुजानपुर जो है वो हमीरपुर में जो है वो आता है। नदौन बिलासपुर में नहीं आता, नदौन हमीरपुर में आता है। ये आसान दिए थे। बड़सर हमीरपुर में ही आता है, हमीरपुर का ही सब डिवीज़न है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भोरंज जो है वो चंबा में नहीं आता, भोरंज कहाँ पर आता है, ये हमीरपुर में जो है वो आता है। अगर हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की ही यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितने सब डिवीज़न यहाँ पर जो है वो आते हैं, तो हमीरपुर में आपने ध्यान रखना है कि 5 सब डिवीज़न जो हैं वो आते हैं। अब ये जो 5 सब डिवीज़न हमीरपुर में आते हैं, इसमें जो है वो एक ये सुजानपुर आता है, एक भोरंज आता है, एक नदौन आता है, और एक ये जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर बड़सर ये आता है, और एक हमीरपुर खुद आता है। ठीक है, तो ये 5 सब डिवीजन हमीरपुर में जो है वो आते हैं। ऑप्शन इसका जो है वो सी सही आंसर था। आगे बोलते हैं, इन द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ वुमेन इन द हिल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश हाउ इज गारमेंट नोन एज डोहरू बेस्ट डिस्क्राइब। तो लगे ना धीरे धीरे ये अपना स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज करने। अब डोहरू बोलते हैं कि जो डोहरू होता है वो किस तरह का परिधान है। बोलते हैं कि एक पतलून के साथ पहना जाने वाला या फिर सिला
फैला हुआ कोट जैसा ऊपरी वस्त्र है, या फिर साधारण किनारे वाली सूती साड़ी है। साड़ी सूड़ी का तो ऐसा ट्रेंड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। मुख्यतः समारोहों में प्रयुक्त रेशमी घूंघट है, तो घूंघट का भी यहाँ पर इतना कुछ देखो घूंघट है हमारे कल्चर में, परंतु ऐसा नहीं है जैसा राजस्थान में है, ये गलत हो जाएगा। या फिर कढ़ाईदार किनारे वाला ऊनी शॉल जैसा लंबा आवरण है, तो ढोरू जो होता है एक वुलन शॉल की तरह होता है, लाइक का रैप विद एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर एंड लॉन्ग ड्रैप। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कढ़ाईदार किनारे वाला ऊनी शॉल जैसा लंबा एक आवरण जो है ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज लोकेटेड इन विच रिवर वैली। तो ये सतलुज रिवर वैली में आता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि सतलुज रिवर वैली में आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। देखिए हिमाचल में मुख्य प्रोजेक्टों की मैं थोड़ी सी रिवीजन आपको करवा देता हूं, जैसे कि कॉल डैम हो गया जिसको एनटीपीसी एग्जीक्यूट करता है, सतलुज नदी पर बना हुआ है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में 800 मेगावाट का आता है। करछम वांगटू 1000 मेगावाट का है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, सतलुज रिवर बेसिन पर जो है ये आता है। नाथपा जाखड़ी परियोजना है, लगभग 1500 मेगावाट के करीब है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करता है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये बनाया गया था, किन्नौर में जो है ये स्थित है। आपको रिवर बेसिन पता है, सतलुज ही इसका रिवर बेसिन है। भाखड़ा के बारे में आपने जान लिया, ये मुख्य परियोजनाएं हैं। और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, गिरी परियोजना 60 मेगावाट की हो गया, हमारे पास आंध्रा परियोजना आती है शिमला जिले में 16.95 मेगावाट की आती है। इस तरह की बहुत सारी परियोजनाएं आती हैं, परंतु ये मैंने मुख्य परियोजना जो सतलुज रिवर बेसिन पर बनी हुई है वो आपको रिवाइज करवाई यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच नेबरिंग स्टेट लाइज टू दी वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी बहुत आसान पूछा गया है कि हिमाचल के वेस्ट में जो है वो कौन सा नेबरिंग स्टेट जो है वो आता है। अगर आप हिमाचल का मैप देखेंगे, पूरे इंडिया के मैप में जो है वो हिमाचल की लोकेशन देखेंगे, फिर तब आपको ये चीज़ें अच्छे से रिवाइज करवाई गई हैं कि हिमाचल के साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में जो है वो क्या जो है वो आता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि अगर हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, पश्चिम की बात कर रहे हैं, तो पंजाब हिमाचल के पश्चिम में जो है वो आता है। इसका पंजाब जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हिमाचल के नॉर्थ में जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है वो आता है, पंजाब वेस्ट में आता है, हरियाणा साउथ में आता है, उत्तराखंड जो है वो साउथ ईस्ट में आता है, और जो चाइना तिब्बत है वो ईस्ट में जो है वो आता है। तो इस तरह से आपने ये एग्जैक्टली लोकेशंस जो है वो ध्यान रखनी है कि कौन सा स्टेट जो है वो किस साइड आता है। हिमाचल जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है वो किसके साथ करता है, वो चाइना के साथ करता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो लगाता है। ये आपको पता होना चाहिए हिमाचल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 विच फैक्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कंट्रीब्यूट टू द पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी सिंस 2020-2021। तो बोलते हैं कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2025-26 का, ठीक है, 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बोलते हैं वर्ष 2020-21 के बाद महामारी के पश्चात बोलते हैं आर्थिक सुधार में किस कारक का प्रमुख योगदान रहा। तो कौन सा कारक जो है वो प्रमुख जो है वो इसमें रहा, तो आपने ध्यान रखना है कि पोस्ट पैंडेमिक की यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर है, जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि है, ये ऑप्शन ए सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल की जो जीएसडीपी है उसमें जो है वो आपने ध्यान रखना है कि 2020 से लेकर 2020-21 से लेकर अब तक जो है 52% की ग्रोथ जो है वो देखी गई है। और ये ग्रोथ जो देखी गई है 52% की, ये दर्शाती है कि जो पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी है वो जो है वो हुई है, और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का जो है वो ज़्यादा है। ठीक है जी। अगर इसी पीरियड में आप देखेंगे यानी कि 2020-21 से अब तक अगर आप देखेंगे, तब आपको पर कैपिटा इनकम में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। लगभग 49% जो है वो इंक्रीज जो है वो पर कैपिटा इनकम में जो है वो हुआ है। कितना? 49% इंक्रीज जो है वो पर कैपिटा इनकम में हुआ है 2020-21 से लेकर अब तक। ठीक है जी, तो आपने ये भी पता चल गया आपको। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैपिटा इनकम की, तो 2024-25 में जो हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम थी वो थी 2,58,196। कितनी थी पर कैपिटा इनकम हिमाचल की? 2024-25 में वो 2,58,196 थी, और 2020-21 में ये हुआ करती थी 1,73,565।
ठीक है जी, ये पर कैपिटा इनकम के बारे में पता चल गया। जो पर कैपिटा इनकम का ही आप अलग से क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो आप ये भी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे, इसके अकॉर्डिंग हिमाचल की पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो वो आप कमेंट कर कर बताएंगे। वो आपके लिए काम बन जाता है कि आप पर कैपिटा इनकम जल्दी से कमेंट कर कर जो है वो हिमाचल प्रदेश की बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं द ऑफिशियल स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकली नोन एज जुजुराना, व्हाट डज द नेम मीन्स। तो जुजुराना का मतलब जो है वो क्या हुआ, देखिए जुजुराना की यानी कि वेस्टर्न ट्रैगोपैन की यहाँ पर जो है बात की जा रही है। इसको किंग ऑफ बर्ड्स भी बोलते हैं, ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि इसको किंग ऑफ बर्ड्स भी जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेस्टर्न ट्रैगोपैन की, वेस्टर्न ट्रैगोपैन हिमाचल प्रदेश का जो है वो स्टेट बर्ड जो है वो आता है। ऐसा नहीं है कि जब से हिमाचल बना है यही स्टेट बर्ड जो है वो हिमाचल का है। इससे पहले हिमाचल का जो स्टेट बर्ड हुआ करता था वो मोनाल जो है वो हुआ करता था, परंतु ये जो वेस्टर्न ट्रैगोपैन है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन ने जो है वो मोनाल को रिप्लेस किया और अभी मोनाल है। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो ये भी ये ध्यान रखें कि जो मोनाल है ना उसने जुजुराना को रिप्लेस किया है, तो 2007 में जो है वो मोनाल ने जुजुराना को रिप्लेस किया है। जुजुराना को जो है वो किंग ऑफ बर्ड्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के अपकमिंग एग्जाम के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी क्यों ना कर रहे हो, जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन हर एक एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगर आप जर्नल अवेयरनेस वाले सेक्शन की इंपॉर्टेंस समझते हैं तो जर्नल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, यहां से आप टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो जुड़ जाना। दूसरी ओर अगर आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जो है वो अपकमिंग पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर या और भी बहुत सारे एग्जाम हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन एग्जाम्स के लिए, तब आप हमारी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ भी जो है वो जुड़ सकते हैं। इस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, यहां से आप जुड़ सकते हैं और पेपर 1 की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इंपॉर्टेंस को समझते हैं, नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको जानकारी है, आपको पता है कि इसमें अगर रह गए तो पूरी की पूरी गेम हाथ से जा सकती है और ये मौका पता नहीं कब मिलेगा इसके बाद, ठीक है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर कर जो है वो अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन हिमाचल प्रदेश अंडरवेंट सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू कॉलोनियल पॉलिसीज। तो बोलते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में कौन सी आर्थिक गतिविधि औपनिवेशिक नीतियों के कारण सबसे अधिक परिवर्तित हुई। तो कौन सी ऐसी नीति थी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण हिमाचल में बोलते हैं सबसे ज्यादा जो है ट्रांसफॉर्म हुई, सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन जहां पर हमें देखने को मिला। बोलते हैं लोकल पोट्री एंड हैंडीक्राफ्ट की जो स्थानीय जो पोट्री थी और शिल्प था वो, या फिर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर निर्वाह कृषि, या फिर इंडिजीनियस वीविंग एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, स्वदेशी बुनाई एवं वस्त्र निर्माण, या फिर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट की व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वनों का दोहन। देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन हिमाचल प्रदेश अंडरवेंट सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू कॉलोनियल पॉलिसीज। तो ये थी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वनों का दोहन, वो बहुत ज़्यादा किया जाता था। लीज पर दे दिए जाते थे अंग्रेजों को वन, उस टाइम 99 ईयर्स के लिए भी लीज पर जो था वो दे दिए जाते थे। हालांकि वो लीज बीच में कैंसिल भी होती रहती थी, चेंज होते रहते थे, परंतु ऐसा होता था हिमाचल में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेव असेंट टू विच एक्ट इन 2025 टू ट्रांसफॉर्म रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ये नरेगा या फिर MG नरेगा की बात जो है वो की जा रही है। अगर हम महात्मा गांधी नरेगा की बात करते हैं तो उसको रिप्लेस किया गया है 2025 में। हमने पढ़ा है कि ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन 2025 जो है, इसको जो है वो सबसे पहले लोकसभा से पारित किया गया 18 दिसंबर 2025 को, फिर ये जो है वो 21 दिसंबर को जो है वो एनेक्ट हुआ था। इसको बीच में ही राज्यसभा से भी 18 दिसंबर को पास कर दिया गया था। जो प्रेसिडेंट से बाद में चलकर मंजूरी मिली वो 21 दिसंबर को जो था वो मिली थी, मतलब एनेक्ट जो इसको हो गया था, एनेक्ट जो हुआ था वो 21 दिसंबर 2025 को हुआ था। हमने इसमें पैटर्न भी पढ़ा है कि क्या पैटर्न जो है वो रहता
रहता है इसमें फंडिंग का, जैसे कि जितने भी स्टेट्स हैं उनमें 60:40 का पैटर्न रहता है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% जो है वो स्टेट को देना पड़ेगा। जैसे कि कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, हिली स्टेट्स हैं, उनके लिए पैटर्न जो है वो 90:10 का रहता है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी ये 90:10 का ही पैटर्न रहता है। 90:10 का मतलब ये है कि 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, 10% जो है वो खुद से जो है वो स्टेट्स को देना पड़ेगा, जो भी नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली स्टेट्स जो हैं वो होंगे। और इसमें जो है वो रोजगार देने की बात की गई है, 125 डेज का जो है वो इसमें रोजगार जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, ये सब बातें इसमें की गई है। तो इसका ऑप्शन ये सी जो है वो सही आंसर हो जाना था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आसान क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच सिटी वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो बोलते हैं कि विंटर ओलंपिक्स गेम्स जो हुए 2026 के, उनकी जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई वो कहाँ पर हुई। देखिए हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा है कि 2026 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर हुए, तो वो हुए इटली में। इटली के जो है वो कार्टिना डी एम्पोज और मिलान में ये हुए। अब इनकी जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी वो हुई थी वेरोना में। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। ओपनिंग सेरेमनी इनकी मिलान में हुई थी एग्जैक्टली, और जो वेरोना है वहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो इनकी हुई। तो ये 2026 के विंटर ओलंपिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे ही अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हो रहे हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि एक तो ये होस्ट किसके द्वारा किए जा रहे हैं, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो है वो हो रहे हैं 2026 के। और आपने ये ध्यान रखना है कि हमने जो क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि इंडिया की ओर से जो फ्लैग बीरर जाएंगे ओपनिंग सेरेमनी में वो कौन जो है वो जा रहा है। तो इंडिया के जो फ्लैग बीरर हैं इसमें उनके नाम भी आपने ध्यान रखने हैं। ये हमने उत्तीर्ण सीरीज में जो था वो पढ़ा था कि इंडिया की ओर से जो फ्लैग बीरर हैं उसमें जो है वो दो हैं, एक लोवलीना है और दूसरे जो है वो मीराबाई चानू है। मीराबाई चानू और लोवलीना बोरगुना ये जो हैं वो दोनों रहने वाले हैं इसमें ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर। ठीक है, फ्लैग बीरर जब क्लोजिंग सेरेमनी होगी तब क्लोजिंग सेरेमनी का देख लेंगे, परंतु अभी ओपनिंग का ही क्वेश्चन जो है वो बना है। इसमें मेडल टैली वगैरह भी जो है वो मैटर करेगी, वो हम देखेंगे उस टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन मई 2026 द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री अजय पोर्टल प्राइमरली फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम्स रिलेटेड टू विच सेक्टर। तो ये अजय पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। अब बोलते हैं कि ये अजय पोर्टल जो है वो क्यों लॉन्च किया गया है, किस चीज़ की मॉनिटरिंग के लिए जो है ये लॉन्च जो है वो किया गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो अजय पोर्टल लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया है शेड्यूल कास्ट वेलफेयर की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर बनता भी है तो पॉइंट टू पॉइंट बनने की ज़्यादा संभावना जो है वो इसकी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं इन जनवरी 2026 विच इंस्टीट्यूशन इनॉग्रेटेड 2 टॉप लेवल कैलिब्रेशंस फैसिलिटीज टू स्ट्रेंथन इंडियाज नेशनल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। कि जनवरी 2026 में भारत की राष्ट्रीय गुणवत्ता अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए किस संस्थान ने 2 शीर्ष अंशांकन सुविधाओं का उद्घाटन जो है वो किया। तो जनवरी 2026 में किस इंस्टीट्यूशन ने जो है वो इनॉग्रेट किया, ये CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि KT थॉमस वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण फॉर द ईयर 2026 इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि KT थॉमस को पद्म विभूषण दिया गया है। अब बोलते हैं कि ये पद्म विभूषण 2026 का जो दिया गया है ये किस फील्ड में इनको दिया गया है। तो हमने क्या पढ़ा था जब हमने पद्मा अवार्ड पढ़े थे कि हमने पद्म विभूषण अवार्ड पढ़े थे कि ये 5 जो हैं वो 2026 में दिए गए हैं, और 5 में से हमने पढ़ा था कि 3 तो केरला को ही दिए गए हैं, मतलब केरला के व्यक्ति हैं जिनको दिए गए हैं, और उनमें ही KT थॉमस का नाम आया था। ये पब्लिक अफेयर से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। केरला को जो 3 जो है वो पद्म विभूषण मिले हैं, एक KT थॉमस को पब्लिक अफेयर्स में मिला है, एक P नारायणन को जो है वो लिटरेचर और एजुकेशन में मिला है, एक जो है वो VS अच्युतानंद को जो है वो मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स में ही। ये 3 पर्सनैलिटीज़ हैं केरल की, और बाकी के जो 2 बचते हैं उसमें जो है वो N राजम है, एक आर्ट की श्रेणी में इनको मिला है, उत्तर प्रदेश के ये हैं, और धर्मेंद्र सिंह देओल को भी मरणोपरांत मिला है, महाराष्ट्र से ये संबंध रखते हैं, आर्ट की श्रेणी में ही इनको ये मिला है। तो ये 5
पद्म विभूषण अवार्ड आपने ध्यान रखना है। पद्मा अवार्ड्स हमने क्या पढ़ा था, 5 जो है वो पद्म विभूषण दिए गए हैं और 5 पद्म विभूषण है, 13 जो है वो पद्म भूषण है और उसके बाद 13 के अलावा जो है वो 113 जो है वो क्या है, पद्मश्री हैं। और ये हमने टोटल कितने पढ़े थे, ये हमने टोटल पढ़े थे कि टोटल अवार्ड जो है 131 जो है ये दिए गए हैं, 131 जो है वो टोटल अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। तो टोटल कितने दिए गए हैं वो भी आपने ध्यान रखना है, कितने पद्म विभूषण हैं, कितने पद्मश्री हैं, कितने जो है वो पद्म भूषण है वो भी पता होना चाहिए। और पद्म विभूषण तो 5 ही हैं, तो ये स्पेशल कैटेगरी में भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अ चाइल्ड डेवलप्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्पाइट नीदर पेरेंट्स शोइंग एनी सिम्पटम विच इनहेरिटेंस पैटर्न मोस्ट लाइकली एक्सप्लेन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स ऑफ द रिसेसिव एलीली फॉर द डिसऑर्डर। ठीक है, दोनों अभिभावक रोग के अप्रभावी एलीली के वाहक है, ये जो है वो यहाँ से पता चलता है। अगला ऐसा ही हमने पिछला एक पेपर हमने पढ़ा था हिंदी वाला, उसमें हमने मटर वाला एक क्वेश्चन भी पढ़ा था। ठीक है, आज उस दिन मटर वाला था, आज जो है वो व्यक्ति वाला पढ़ लिया, ऐसा ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच सोशल रिफॉर्मर कैंपेन्ड फॉर विडो रीमैरिज एंड प्लेड अ की रोल इन एनेक्टमेंट ऑफ हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856। तो हमने जब भी जो है वो विडोज रीमैरिज एक्ट पढ़ा है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम हमने जो है वो पढ़ा है, तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है इनका नाम आपने ध्यान रखना है कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में अभियान चलाने और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के निर्माण में इनकी जो है वो मुख्य भूमिका जो है वो रही है। सती प्रथा वगैरह जो बैन हुई थी उसमें जो है वो राजा राममोहन रॉय की मुख्य भूमिका रही थी। अच्छा, सती प्रथा जो है वो कब बैन की गई और उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, चलिए आप कमेंट कर जो है वो जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अ स्टूडेंट प्लेसेस अ स्ट्रिप ऑफ जिंक इनटू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम अ ब्लू कलर फेड्स एंड अ रेडिश ब्राउन डिपॉजिट अपीयर्स ऑन स्ट्रिप विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। तो एक प्रयोगशाला में बोलते हैं एक्सपेरिमेंट बच्चों के द्वारा किया गया, कॉपर सल्फेट के बोलते हैं विलयन में जो है वो जिंक की पट्टी डाल दी गई। कुछ समय बाद जो है वो बोलते हैं नीला रंग जो है वो फीका पड़ जाता है, ये पट्टी बोलते हैं लाल भूरे रंग का निक्षेप दिखाई देता है। तो कौन सा कारण इसके पीछे हो सकता है, तो जिंक डिस्प्लेसिस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वैसे साइंस के जो क्वेश्चन HPRC अभी तक पूछ रहा है, हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम कवर कर सके, परंतु अभी तक जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं HPRC के द्वारा वो इस तरह से पूछे जा रहे हैं कि या तो आप प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो है वो आंसर टिक सही कर पाए, या तो फिर वो तुक्का लगाने वाली बात आ जाती है। क्योंकि 3 साइंस के क्वेश्चन आएंगे, मान लो 3 साइंस के क्वेश्चंस के लिए पूरी की पूरी NCERT पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर पहले आपने पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल रही होगी। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई म्युनिसिपैलिटीज इन इंडिया आर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड बट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट। हमने म्युनिसिपैलिटीज के बारे में पहले भी पढ़ा है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, परंतु ये स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसको बड़े अच्छे से दर्शाती है, सबसे पहले बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज फंक्शन इंडिपेंडेंट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तो इसका है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आगे बोलते हैं पार्लियामेंट डिटरमाइंस यूनिफॉर्म म्युनिसिपल पावर फॉर ऑल स्टेट। देखिए ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास नहीं है, ये स्टेट के पास खुद की पावर जो है वो होती है। और आगे बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन देयर पावर एंड रिस्पॉन्सिबल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। हाँ, ये सही बात है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिटरमाइन करता है पावर्स को कि म्युनिसिपैलिटीज के पास क्या क्या पावर्स होंगी, और बोलते हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आसान था, इस तरह का तो पहले भी क्वेश्चन पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में कवर हम कर चुके हैं। आगे बोलते हैं इन HIV इन्फेक्शन विच टाइप ऑफ सेल्स प्राइमरली अफेक्टेड रिजल्टिंग इन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन इम्यूनिटी। तो बोलते हैं कि HIV संक्रमण के रूप में बोलते हैं कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है।
तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स जो है वो होते हैं। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं अ स्टूडेंट रब्स अ बैलून ऑन हिज हेयर एंड द बैलून स्टिक्स ऑन द वॉल, विच कॉन्सेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन दिस फिनोमिना। तो इस फिनोमिना को ये एक्सपेरिमेंट दर्शाता है। ऐसा आपने किया भी होगा स्कूल कॉलेज में घर में कभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस, ये ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRCA के पटवारी एग्जाम के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRCA के पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए, तब आप हमारी स्लॉट 4 की टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। अब इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स चली हैं, उसके बाद ये स्लॉट क्लोज हो जाएगा। कुछ 3-4 सीट्स 4-5 सीट्स ज़्यादा बची होंगी, तब आप टाइमली जुड़ सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम देखें तो ये हिंदी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। पहले बोलते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में स्वामी के लिए उचित विलोम शब्द। तो स्वामी का मालिक नहीं होगा, सेवक ही इसका ऑब्वियसली विलोम शब्द होगा। तो एक सच्चा स्वामी अपने सेवक के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारक विभक्ति की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। तो बोलते हैं शिक्षक ने विद्यार्थी को समझाया, ये तो सही है। राम विद्यालय को पढ़ता है, नहीं, राम विद्यालय में पढ़ता है। ऑप्शन बी इसका जो है वो त्रुटिपूर्ण वाक्य जो है वो ऑप्शन बी जो है वो आ जाएगा। त्रुटि कहाँ पर है, ऑप्शन बी में जो है वो त्रुटि है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द एरर इन गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर मार्क डी एज योर आंसर। तो बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है वो बोलते हैं अर्चना हैज बीन चेक्ड हर फोन एवरी नाउ एंड देन, नो, या फिर कोई भी एरर नहीं है। अर्चना चेकिंग हर फोन, नॉट चेक्ड आएगा यहाँ पर, तो बी जो है वो एरर है। ऑप्शन ए में जी है बी दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हाँ देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब ध्यान रखना है। अब देखो जैसे आप बोल देंगे कि बी इसमें गलत है और बी ही ऑप्शन कई बार टिक कर देंगे और वहां पर भी गड़बड़ी हो जाएगी। पेपर की अपनी नर्वसनेस होती है और इस तरह की छोटी गलतियां होना वहां पर जो है लाजमी होता है, परंतु प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है। पेपर चाहे जैसा भी लगे, परंतु प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से किस वाक्य में मानो तो देव नहीं तो पत्थर लोकोक्ति का सही प्रयोग हुआ है। तो ये प्रयोग हुआ है श्रद्धा और आस्था हो तो साधारण वस्तु भी पूजनीय बन जाती है, सच ही है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एक वचन प्रयोग की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है। यहाँ पर शुद्ध पूछा गया है। बोलते हैं वह लड़की अपने माता पिता से मिलने गए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि शुद्ध पूछा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ही इसका जो है वो सही आंसर है अगर हम देखें अच्छे से। आगे बोलते हैं कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट वन वर्ड। तो यहाँ पर बोलते हैं अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली इज कॉल्ड। तो एक आदमी जो 2 लैंग्वेजेस बोल सकता है उसको बाईलिंगुअल जो है वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाईलिंगुअल जो है वो उसको बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब है अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी। तो पेनी सेव्ड इज अ पेनी का मतलब क्या हुआ कि बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के समान मूल्यवान होता है। मतलब इसका ये हुआ ऑप्शन डी, मनी यू सेव इज एज वैल्यूएबल एज मनी यू अर्न। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं रीअरेंज आपको करना है। बोलते हैं इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, डिटेल्ड फीडबैक आफ्टर द प्रेजेंटेशन वाज प्रोवाइडेड बाय द पार्टिसिपेंट। तो इसमें देखिए कैसे हो जाएगा। बोलते हैं डिटेल्ड फीडबैक, सबसे पहले ए आ जाएगा, डिटेल्ड फीडबैक वाज प्रोवाइडेड, फिर सी आ जाएगा बाय द पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, आफ्टर द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद। तो ACDB इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर है, ACDB। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर जो है वो दिया गया है रिकैलिट्रेंट, यहाँ पर दिया गया है रिकैलिट्रेंट। तो रिकैलिट्रेंट का मतलब हो क्या होता है, इसका मतलब होता है नहीं, कोई बात नहीं मानना, तो कॉम्प्लिएंट हो जाता है, इनके अनुपालना करना, बात मानना, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। आगे बोलते हैं सी डैश टू दी मार्केट एवरी संडे, सी गोज टू दी मार्केट। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर
हो जाएगा। आगे रीजनिंग के क्वेश्चन चलेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम देखें उससे पहले देखिए, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीट्स को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ड्यूरिंग विच मंथ डू डस्ट स्टॉर्म मेनली अक्कर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं धूल भरी आंधियां मुख्य रूप से किस महीनों के किन महीनों के दौरान जो है वो आती हैं। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपने बताना है कि कौन से महीनों के दौरान ये धूल भरी आंधियां हिमाचल में आती हैं। इससे पहले हमने टीचर हिंदी का पेपर डिस्कस किया था, तीसरी शिफ्ट में हमने पहला ही क्वेश्चन ये पढ़ा था। तो जल्दी से कमेंट कर अपना आंसर बता दीजिए। हाँ, अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं या कर चुके हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।